पॉडकास्ट विद अमित कुमार में आपका स्वागत है। आज हमारे खास मेहमान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री और CWC के मेंबर कमलेश्वर पटेल जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। सबसे सवाल पहला तो यही बनता है कि आप जो एक विरासत भी संभाल रहे हैं, इंद्रजीत कुमार की एक विरासत है, उस विरासत को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, हमारे जो पूजनीय पिताजी थे वो बहुत संघर्ष करके नीचे से पंच से लेके पंच बने, फिर सरपंच बने, फिर यूथ कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष बने। 72 से उनने राजनीति की शुरुआत की थी और 77 में फर्स्ट टाइम विधायक बने थे। 2008 तक लगातार 7 बार विधायक चुन के आए। उन्होंने जनता के प्रति और किसी भी वर्ग का हो, सबके प्रति समर्पण था और समाज सेवी थे। हम तो यही कहेंगे, आज की जो राजनीतिक परिभाषा हो गई है, राजनीति में जिस तरह से नए युग के लोग आ रहे हैं और जो मुख्य भूमिका है जनता की सेवा की, जो एक राजनेता का या एक किसी भी पार्टी के जनप्रतिनिधि की जो जिम्मेदारी होती है, उससे कहीं न कहीं वो अलग इंसान थे। आज जिस तरह से लोग राजनीति को व्यवसाय बना लिए हैं, उनके अंदर ऐसी कोई भावना नहीं थी। किसी भी जाति का हो, किसी धर्म का हो और किसी भी पार्टी का हो, अगर उनके पास आया है, हमने देखा है करीब से, और जितना हो सकता है उनने मदद करने की कोशिश की है। अगर नियम प्रक्रिया में था, एज ए मिनिस्टर भी 10 साल मंत्री भी रहे, उस समय भी हमने देखा, कभी उनके पास से कोई निराश होके नहीं गया और हर वर्ग की मदद करते थे। और एक अच्छे, हम तो कहेंगे वो सेवक थे, अच्छे समाज सेवी थे और अपनी जिम्मेदारी का जो निर्वहन करना चाहिए, गरीब से गरीब व्यक्ति उनके पास बेधड़क से आता था, बैठता था, बात करता था, अधिकार से बात करता था। आप उन गुणों को आगे बढ़ा रहे हैं, लगता है कोशिश करते हैं, पर उनके जैसा बन पाना तो बड़ा कठिन काम है। पर उनकी कुछ बातें ज़रूर याद आती है। जब 2018 में उनकी तबीयत खराब हुई और अंतिम क्षणों में, हमारा उस समय चुनाव चल रहा था, नवंबर 18 को डेथ किए थे वो। 13 नवंबर को हमारा नॉमिनेशन 9 तारीख को हुआ, उसके लिए आए थे भोपाल में, उनका ट्रीटमेंट चल रहा था और 13 को उनकी तबीयत ख़राब हुई। जब जाने लगे तो हमारे लिए कुछ संदेश उनने रिकॉर्डिंग करके दिया था और हमें हिदायत देते हुए उन्होंने बात कही थी कि ये राजनीति का जो सेवा है, ये बड़ा कठोर धर्म है और इसमें जो भी राजनीति करता है, जो भी इस क्षेत्र में आता है, उसको पहले विलीन हो जाना पड़ता है, गल जाना पड़ता है। वैसे ही जैसे आप मक्का का बीज या धान है, गेहूं है, जो भी आप पैदा करते हैं, पहले आप ज़मीन को उपजाऊ बनाते हैं और फिर उसमें आप जो है बीज डालते हैं और फिर वही बीज अंकुरित होके फलदार वृक्ष बनता है और फिर जितना ज़्यादा उसमें फल लगता है, उतना ही ज़्यादा वो झुक जाता है। तो हमें उनने ये समझाइश देते हुए उनने ये हमें हिदायत दी थी और बताया था कि इसमें पूरी तरह से गल जाना पड़ता है, सेवा धर्म बहुत कठोर धर्म है और तुम भी कमलेश्वर इसका पालन करना। हम भी अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, पर है बहुत कठोर काम। उनके जैसा बनना और उनकी जैसी सेवा को अपनाना बड़ा कठिन काम है आज के युग में, क्योंकि आज जनता भी जो है उस तरह का जनप्रतिनिधि कहीं न कहीं स्वीकार नहीं कर रही है। जो 5 दिन की सेवा करता है उस पर ज़्यादा विश्वास कर लेते हैं, बाद में पछताते हैं जी। तो है कठिन काम, पर कोशिश पूरी है कि उनने जो रास्ता दिखाया है वो हमारे आदर्श हैं और उनने जिस तरह से जो शिक्षा दी है, जिस तरह से आगे बढ़ने का मौका मिला है, तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश होती है कांग्रेस पार्टी की जो रीति नीति है, जो सिद्धांत है, उसके अनुरूप चलकर पार्टी के लिए और समाज के लिए जो अच्छा से अच्छा कर सके, हमेशा प्रयास करते हैं। आपको विरासत में राजनीति मिली है। आपके पिता जो थे उस समय मंत्री थे, बड़े नेता थे, विंध्य के बड़े नेता थे। आपकी राजनीति में आना कैसे हुआ? देखिए, हम तो 12वीं पास करने के बाद सीधी से 12वीं पास किया और भोपाल में पिताजी क्योंकि विधायक थे, विधायक विश्राम गृह में कमरा था और हमने यहाँ एडमिशन लिया मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय में, BSc फर्स्ट ईयर में, और PMT की कोचिंग हमने यहाँ अटेंड की और यहाँ कृष्णा कोचिंग थी PMT की यहाँ पे, और हमने यहाँ पे डॉक्टर बनने के लिए हम यहाँ पर आए थे
पर साल भर में ही दिशा बदल गई। न पीएमटी में सिलेक्शन हुआ, न बीएससी के कुछ पेपर्स दिए, कुछ नहीं दिए। और फिर हमने हमीदिया कॉलेज में एडमिशन लिया, वहीं से बीएलएलबी किया और फिर छात्र राजनीति में एक्टिव हो गए। तो एनएसयूआई में स्टेट महामंत्री से लेके, हालांकि बचपन में पिताजी जब चुनाव लड़ते थे तो झंडा बैनर लगाना और ये सब काम तो करते थे, पर वहाँ से हमारा दिशा ही बदल गया। आए थे डॉक्टर बनने के लिए और बन गए नेता। तो फिर स्टूडेंट पॉलिटिक्स, फिर यूथ कांग्रेस, फिर इस तरह से जो है और संघर्ष करके, पिताजी का आशीर्वाद था पर हमने जो भी हासिल किया खुद मेहनत करके, और पिताजी से हमने कहीं भी कोई सिफारिश नहीं कराई, उनका आशीर्वाद मार्गदर्शन लेते रहते थे। पर कभी भी ना उन्होंने कभी कहा और ना हमने कभी उनसे कहा, और वो भी सिद्धांतवादी थे। तो जो हमारी राजनीतिक शुरुआत है वो यहाँ से शुरू हुई। देखा जाए विंध्य की राजनीति में देखें, अर्जुन सिंह जैसे कद्दावर नेता, श्रीनिवास तिवारी हैं, इंद्रजीत कुमार जैसे बड़े नेता हुए, धीरे धीरे विंध्य की स्थिति आज क्यों ऐसी हो गई कि आज उस उतने बड़े नेता उतनी बड़ी जीत के साथ क्यों नहीं आ पा रहे हैं? आप पूरे इलाके की यदि बात करें तो देखिए, समय बदला है, और समय बदलने पे देखिए उस समय के जो हमने पहले कहा, जो लोग राजनीति में थे, जो सेवक थे, वो सबको साथ में लेके चलते थे। किसी भी जाति धर्म का हो, सबको महत्व देते थे, सबको साथ में लेके चलते थे, और बल्कि कोशिश करते थे कि हम हर वर्ग के लोगों को आगे बढ़ाने का काम करें। और यही एक वजह रही कि मध्य प्रदेश में 2 पार्टी सिस्टम है आज भी, कांग्रेस और बीजेपी है, कोई थर्ड फ्रंट नहीं आया, क्योंकि पिछड़ों को भी आगे बढ़ाया, SC ST के लोगों को भी आगे बढ़ाया, माइनॉरिटी को भी आगे बढ़ाया, सबको साथ में लेके। और यही कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। कहीं न कहीं हम लोगों की तरफ से कुछ कमी हुई होगी। और फिर दूसरा, आजकल जो राजनीति में दौर दूसरे तरीके का चल पड़ा है। आजकल संसाधनों का दौर है जी। और झूठ का दौर है, और तत्कालिक व्यवस्था बना देती है सरकार चुनाव जीतने के लिए। एक बार जीत गए और जीतने के बाद फिर उनने नब्ज पकड़ ली कि हमें किस तरह से चुनाव जीतना है। आजकल मैनेजमेंट वाला चुनाव हो गया है। आजकल जो लोगों की परेशानी है, जो क्षेत्र की जनता की परेशानी है, मतदाताओं की परेशानी है, वो 5 साल भटकते रहे, पर आखिरी समय का जो आजकल चुनाव जीतने का मैनेजमेंट हो गया है, ये कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए नुकसानदायक रहा है। और कहीं न कहीं हम संगठन में भी जिस तरह से हमें अपने संगठन को बढ़ाने का, लोगों को जोड़ने का, एक अभियान चलाने का, जो एक समय समय पे होते रहना चाहिए, 2 साल 3 साल में पुनर्गठन होते रहना चाहिए, नए लोगों को मौका मिलना चाहिए, तो उसको हमें करने की आवश्यकता है। और हम समझते हैं कि अभी जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में काम चल रहा है संगठन पुनर्गठन का, तो आने वाले समय में नए लोगों को मौका मिलेगा, नीचे से ऊपर तक नया सृजन होगा, नए लोग आएंगे। और हम जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और उनका जिस तरह से अभी चल रहा है, भ्रष्टाचार से लेके सारी जो उनकी असफलताएं हैं, उनको लेके जब जनता के बीच में जाएंगे, और समय पे अगर हम लोग उनके जो मैनेजमेंट है, अब संसाधन के मामले में पैसे का तो मुकाबला भाजपा से किया नहीं जा सकता है, क्योंकि उनके पास कई साल से सत्ता थी, और सत्ता में का दुरुपयोग कह लीजिए, सदुपयोग कह लीजिए, भारतीय जनता पार्टी इस मामले में बहुत माहिर है। उनको इससे मतलब नहीं है कितने बड़े घोटाले हो जाएं, देश की प्रदेश की क्या अर्थव्यवस्था बिगड़ जाए, या लोगों को कितनी परेशानी है, उससे मतलब नहीं है। लेकिन कांग्रेस इसमें कितना जिम्मेदार मानते हैं आपकी? सड़कों पे आना चाहिए, उन मुद्दों को उठाना चाहिए, उसमें पीछे रह जाती है। नहीं है, कहना तो ठीक नहीं है। कांग्रेस बराबर जो जनता के विषय है, अब किसान का भी विषय आपने देखा होगा, यूरिया का पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा था, और कांग्रेस ने हर जगह इसका, हम लोगों ने आंदोलन किया, कई जगह आंदोलन भी हुए, अन्य विषयों पे भी। जब कहीं कोई घोटाला होता है, अब सरकार ही अगर पूरी तरह से निकृष्ट हो जाए, सरकार अपने जो उनके नैतिक दायित्व है अगर उसको नहीं समझे, तो फिर तो आप भैंस के आगे बीन बजाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वही हाल है सरकार का कि आप कुछ भी बोलते रहिए। सरकार, आपने डिप्टी CM राजेंद्र शुक्ला जी है, वो बोलते हैं कि हम कांग्रेस के लोगों के बातों को हम ध्यान नहीं देते, हम उनको गंभीरता से नहीं लेते। ये कितनी हल्की बात है। हम विपक्ष के लोग हैं, अगर आपके डिपार्टमेंट या प्रदेश सरकार कहीं कोई गड़बड़ी कर रही है, घोटाले कर रही है, अगर लोग परेशान हैं, विपक्ष का काम है उसको उठाने का, सरकार को आगाह करने का,
और सरकार में बैठे लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि उसमें वो सुधार करें, बजाय विपक्ष का मखौल उड़ाएं। गंभीरता से, आप गंभीरता से कांग्रेस को नहीं बल्कि प्रदेश की जनता को गंभीरता से नहीं ले रहे। हम तो इसका मायने यही निकालते हैं। बिल्कुल। एक बात और है कि कांग्रेस में युवा राजनीति या युवा चेहरे और जो वरिष्ठ नेता हैं उनके बीच में एकदम तालमेल नहीं दिखाई देता है, और हर बार खबरें आती हैं कि जो वरिष्ठ नेता हैं उनका सानिध्य नहीं लेना चाहते हैं कांग्रेस में। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं, हम सब उनका बराबर मार्गदर्शन लेते हैं और उनके मार्गदर्शन में ही हम सारे लोग आगे बढ़ रहे हैं। और उनका आशीर्वाद, मार्गदर्शन हम लोगों के लिए, कांग्रेस पार्टी के युवा पीढ़ी के लिए हमेशा प्रेरणादायक रहते हैं, चाहे वो राष्ट्रीय नेतृत्व हो, चाहे प्रदेश के वरिष्ठ नेता हों। और अगर ऐसा कोई सोचता है कि हमें उनकी ज़रूरत नहीं है, तो हम समझते हैं कि ये कहीं न कहीं नाइंसाफ़ी अपने साथ आप कर रहे हो, युवा पीढ़ी अपने साथ नाइंसाफ़ी अभी कर रही है। कांग्रेस के जो अच्छे नेता, बड़े नेता, जो विधायक भी हैं, उनको भी जिलाध्यक्ष बनाया गया, एक नई सोच के साथ आगे बढ़ाया गया। लगता है आपको इसका कोई जो प्रतिफल है 28 में देखने को मिलेगा? देखिए, ये हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है, खड़गे जी, राहुल गांधी जी, उनकी ये मंशा थी कि हर जिले में मजबूत लोग नेतृत्व करें और जिनका साठगांठ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ, सरकार के साथ नहीं हो, जो स्थानीय मुद्दों को पूरी ताकत से लड़े, एक अच्छा संगठन तैयार करे, जो सबको साथ में लेके चले, और ये उनकी मंशा थी। और उसके अनुरूप ही ऐसे बहुत सारे विधायक साथियों को मौका दिया गया है। अब जिनको भी जिम्मेदारी मिली है, उनकी जिम्मेदारी ये बनती है, जिले के जो भी, जिनको जिस जिले में जिम्मेदारी मिली है, जो भी जिला अध्यक्ष बने हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो सबसे मिलके, जिले के चाहे कनिष्ठ हों चाहे वरिष्ठ हों, सबके साथ मिलकर एक अच्छे संगठन को बनाए। और हमारे सामने जो चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के झूठ फरेब की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के घोटालों की, आम जनता के लिए जो भी हमारी योजनाएं हैं उसका सही ढंग से क्रियान्वयन हो रहा है कि नहीं, धरातल पे पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, कि ऊपर ऊपर ही बंदरवांट हो रही है, इन सब चीज़ों पे ध्यान देके, और जनता का जो ज्वलंत विषय है, बिजली है, पानी है, सड़क है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, जो बुनियादी सुविधाएं हैं, उनको लेके हम लड़ें। कई ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं, सिंगरौली जिला हो या बहुत सारे आदिवासी ज़िले हैं, वन भूमि पे कई वर्षों से लोग काबिज है, उनको पट्टे नहीं मिल रहे हैं, उनको बेदखल करने का काम कर रहे हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों को ज़मीनें लुटा रहे हैं आदिवासियों की। आज वो पूरी तरह से परेशान हैं, उनके लिए न मुआवजा दिया गया, किसानों की ज़मीन ले तो लिया, वो अर्जन कर लिया, पर उनको मुआवजा नहीं दिया और काम शुरू कर दिया। तो ऐसे बहुत सारे विषय हैं प्रदेश में कि किसान, गरीब, मजदूर, चाहे शिक्षित युवा, बेरोजगार हो, सब आज परेशान हैं। इन सब विषयों को संग्रहित करके हमें मुद्दा बना के लड़ने की ज़रूरत है, सड़क से लेके सदन तक लड़ने की ज़रूरत है। बिल्कुल। एक बात आपने ज़रूर गुटबाजी को लिए कहा था, ठीक है, गुटबाजी नहीं होनी, गुटबाजी होगी तो उसका असर इलेक्शन के परिणामों पर दिखाई देता है। सुरेश पचौरी हों, सिंधिया वैसे ही बाहर हो गए, वैसे ही गुटबाजी, अब यहाँ गुटबाजी आपने जो कहा है, गुटबाजी भी होती है, गुटबाजी से बिल्कुल दूर होना चाहिए। आपने चूँकि CWC मेंबर हैं, दिल्ली तक आवाज़ उठाना चाहिए, तो आपने भी लगातार इस मुद्दे को उठाया है। लगता है गुटबाजी नहीं रहेगी तो कांग्रेस आगे बढ़ेगी? देखिए, कोई गुटबाजी नहीं है। गुटबाजी थोड़ा बहुत प्रतिस्पर्धा हो सकती है, मनमुटाव हो सकता है, पर मनमुटाव, प्रतिस्पर्धा हम अपने व्यक्तिगत स्वार्थ तक उसको सीमित रखना चाहिए। हमें पार्टी को सर्वोपरि रखना चाहिए, और पार्टी अगर सर्वोपरि है, हमारे नीति, हमारे सिद्धांत सर्वोपरि है, तो फिर अगर हम उसको लेके चलेंगे तो हम समझते हैं कि प्रदेश की जनता हमारे लिए सर्वोपरि है, और जनता की जो समस्या है उसको ध्यान में रख के हम सबको काम करने की ज़रूरत है। प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, प्रतिस्पर्धा नहीं होगी तो काम भी अच्छा नहीं होगा। तो ये प्रतिस्पर्धा को हमें गुटबाजी में नहीं बदलना चाहिए। हमें गुटबाजी जितना कम हो, नहीं हो, जीरो हो जाए तो बहुत बढ़िया, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। तो प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। जब प्रतिस्पर्धा होगा तो आपस में काम भी अच्छा करेंगे। पर जिसको जो जिम्मेदारी मिल जाती है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो सबको साथ में लेके चले, और हमारी लड़ाई आपस में नहीं बल्कि सरकार से है, सरकार की नीतियों से है। एक और ये है कि आप 15 साल बाद सरकार बनी थी, कमलनाथ की सरकार बनी थी, आपके पास महत्वपूर्ण विभाग भी था, पंचायत ग्रामीण विकास मंत्रालय भी था। 15 महीने काम करने के बाद अचानक सरकार का जाना, जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उनके साथ इतने विधायक गए, आपको लगता है कि कोई जल्दबाजी उनने की, या आपको लगता है कि एक
कांग्रेस के साथ बड़ा धोखा हुआ, क्योंकि उस समय उस सरकार को लाने में सबकी मेहनत बहुत थी। बिल्कुल सच बात है कि सरकार बनाने में सबने मिल के बनाया था, सबने मेहनत की थी और कहीं न कहीं अति महत्वाकांक्षा की वजह से इस तरह से हुआ। और कभी भी हमें नीति और सिद्धांत से समझौता नहीं करना चाहिए, और जब हम अपनी नीति और सिद्धांत से समझौता करते हैं तो हमें बहुत सारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। सिंधिया जी का कांग्रेस पार्टी में बहुत ऊंचा कद था, राष्ट्रीय स्तर पे भी, प्रदेश स्तर पे भी, पर जल्दबाजी में छोटी सी बात को लेके जिस तरह से सरकार गिरी, अल्पमत में आई, फिर सरकार जिस तरह से षड्यंत्र पूर्वक गिराई गई और फिर षड्यंत्र पूर्वक जिस तरह से सरकार बनी, संविधान का, लोकतंत्र का गला घोट के, वो कहीं न कहीं आज आप देख लीजिए कि सिंधिया जी की आज भारतीय जनता पार्टी में क्या स्थिति है। आज कांग्रेस पार्टी में दूसरे तीसरे नंबर में गिने जाते थे और हो सकता है कि आज एक नंबर पे होते, अगर वो पार्टी छोड़ के नहीं गए होते तो सरकार भी स्थायी रहती। और जिस तरह से बहुत कम समय में हम लोगों ने बहुत अच्छा काम करने की कोशिश की थी कमलनाथ जी के नेतृत्व में। आपने देखा होगा 1000 गौशाला एक साल में बनाया था, 4000 नवीन गौशाला बनाने की स्वीकृति दी थी, हमारे विभाग का ही था, मनरेगा में किया था। और आज गौ माता की क्या स्थिति है, गौवंश की क्या स्थिति आप देखिए। ये सिर्फ कैबिनेट करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि अभयारण्य बनाएंगे, हम ये करेंगे, पर कुछ कर नहीं पा रहे। हमने बीटी सड़क बनाना शुरू किया था, आरईएस की जो ग्रामीण सड़कें, उसको बीटी बनाने का शुरू किया था। जितने शासकीय भवन थे वो सब मनरेगा से हमने प्रोविज़न किया था, सब में बाउंड्री वाल बना दो, जिससे जो शासकीय भूमि है वो सुरक्षित रहेगी और कैंपस भी सौंदर्यीकरण भी हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे काम, सुदूर सड़क का से लेके आपका चाहे वो प्रधानमंत्री सड़क का हो, आजीविका मिशन जिसको कांग्रेस पार्टी ने 2011 में सोनिया जी ने शुरू किया था झुनझुनवाला से, राजस्थान से, और मुख्य उद्देश्य उसका था कि आजीविका मिशन के माध्यम से जो गरीब महिलाएं हैं उनको रोजगार का अवसर पैदा हो। पर भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, उसको राजनीति का अखाड़ा बना दिया, चुनाव जीतने के लिए उनका उपयोग करने लगे। आप अभी देखिए बिहार में जो 1000 करोड़ रुपए अभी 10-10 हज़ार रुपये जो देने का काम किया है आजीविका मिशन का, वो कांग्रेस पार्टी ने कानून बनाया था और उसका राजनीतिकरण कांग्रेस ने कभी नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने चाहे मनरेगा योजना हो, चाहे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम हो, चाहे गरीब बच्चों के पढ़ने के लिए जो कानून बनाया, गरीब आरटीई का, एजुकेशन मुफ्त शिक्षा का, इन सब चीज़ों को कांग्रेस ने, सूचना का अधिकार, सब कांग्रेस पार्टी ने लागू किया, भूमि अधिग्रहण कानून का। पर आज देखिए आप हर स्तर के लोग परेशान है, राजनीति कर रहे हैं। अब फूड गारंटी योजना में इनने 1 रुपये 2 रुपये जो कांग्रेस ने किया तो उसको फ्री कर दिया, सरकार का पैसा मिला के 1 रुपये 2 रुपये, और आप बोलते हम दे रहे हैं। तो हर जगह जो है ना, जितना लोगों को मिल नहीं रहा है उससे ज़्यादा तो प्रचार प्रसार में खर्चा कर रही है सरकार। एक चीज़ और, ओबीसी आरक्षण को लेकर यदि बात करें, आप ओबीसी का चेहरा भी हैं प्रदेश में। एक 5 साल का एक अंतराल तो हो ही गया, जो कानून उस समय फैसला लिया गया था कमलनाथ सरकार ने, लेकिन आपको लगता है कि अब यदि कांग्रेस मदद करती है तो जल्दी ओबीसी वर्ग को फ़ायदा मिल सकता है? देखिए सरकार की नीयत में तो खोट है। अभी आपने सुप्रीम कोर्ट ने फिर फटकार लगाई, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने सरकार की क्या मंशा उनने जाहिर कर दी। फिर सॉलिसिटर जनरल बोलते नहीं हम तो चाहते हैं कि आरक्षण लागू हो। पहले तो उनने डिनाई किया, बिना तैयारी के पहुंच जाते हैं। या आपके ओबीसी के मैटर पे हाई कोर्ट में सालों से लिंगरान है। दिग्विजय सिंह जी ने 2002-03 में लागू किया था, उस समय भी हाई कोर्ट में गया। 13-14 साल तक शिवराज सिंह चौहान जी, बाबूलाल गौर, उमा भारती जी मुख्यमंत्री रहे। इन्होंने पैरवी अच्छे से नहीं की, सुप्रीम कोर्ट में जाके हार गया मामला। दोबारा हमारी सरकार बनती है 2019 में, कांग्रेस सरकार ने लागू किया, कानून बना दिया, 14% से 27% देने का कानून बना दिया। फिर हाई कोर्ट में पहुंच गए ये लोग, और अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट बोला है कि किसी भी प्रकार की जब रुकावट नहीं है, चीफ सेक्रेटरी को निर्देश जारी किया था, सरकार को फटकार लगाई, 2-2, 3-3 बार हो गया। तो ओबीसी के लोगों को आप दे क्यों नहीं रहे हो इसका लाभ? पर सरकार की नीयत में खोट है। सरकार की नीयत में अगर खोट नहीं होती, सर्वदलीय बैठक करने की ज़रूरत नहीं है। कानून बना हुआ है, आप उसको लागू करो ना। आप ये बोलते हो कि आप और वकील खड़ा करो, अरे एडवोकेट जनरल स्टेट का, सॉलिसिटर जनरल देश का,
इससे बड़ा कोई वकील है क्या? आपकी अगर नीयत साफ है तो ये बाकी सारे काम के लिए तो सब बड़े से बड़े केस लड़ लेते हैं ये लोग। और क्या ओबीसी का मैटर ये नहीं लड़ेंगे? और एक बात और हम कहना चाहते हैं, अगर सरकार की नीयत ठीक है तो इसको 6वीं अनुसूची में 9वीं अनुसूची में शामिल करें, लोकसभा में प्रस्ताव पारित करें। राज्य सरकार ने तो किया, ये कानून बनाया है, आप लोकसभा में ले जाइए पारित करिए, राज्यसभा में ले जाइए पारित करिए, 9वीं अनुसूची में डलवा दीजिए। तो जब कानून बन जाएगा, कानूनी अमला जामा हो जाएगा, जैसे 10% TWS जनरल के लिए हुआ, तो अपने आप जो है ना ये हमेशा के लिए समस्या खत्म हो जाएगी। एक बात और है, जैसे RSS को लेकर 100 वर्ष पूरे हो गए, स्वदेशी आंदोलन भी उन्होंने फिर से शुरू किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। पहले भी होता था, देखा जाए तो कांग्रेस इस पूरे आंदोलन से एक बार गुजर चुकी है, स्वदेशी आंदोलन हो चाहे कैसे भी हो। आज आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, ये सिर्फ इवेंट के लिए करते हैं, अंतर सिर्फ इतना है। कांग्रेस पार्टी जो करती अंतः मन से करती है, और ये जो करते हैं सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं। स्वदेशी के लिए पूज्य महात्मा गांधी जी ने ग्राम स्वराज से लेके सारी स्थापना की, हमारे देश में ही सब निर्मित हो और देश के लोगों को रोजगार भी मिले। तो इसके लिए हमारे राहुल गांधी जी कई बार जो है ना कि लोकल लेवल पे इंडस्ट्रियां, जहां जो उत्पादन है वहीं ये स्थापित हो, वहीं बने, वहीं के लोगों को रोजगार मिले, जिसको ये तोड़ मरोड़ करके आप पेश किया था राहुल जी की बातों को। फिर बाद में जो है ना वो सारी चीज़ें वेरीफाई हुई। तो भारतीय जनता पार्टी और RSS ये सब एक हैं, ये अलग नहीं है। RSS में ही थे ना मोदी जी प्रचारक थे बहुत बड़े, आज देश के प्रधानमंत्री बने बैठे हैं। और जो इनके मोहन भागवत जी है, जो चीफ है देश के, आज देश में सबसे ज़्यादा देश की संपत्तियों को लुटाने का काम किसने किया? मोदी जी ने किया, भाजपा सरकार ने किया। ये देखना चाहिए कि राहुल गांधी जो हैं, आप करीबी भी हैं, लगातार यात्राएं भी करते हैं, बयानों में भी काफ़ी तीखे हमले केंद्र सरकार पे करते हैं। प्रदेश में ना मैदानी कुछ इस तरह का आंदोलन दिखता है। अभी अरुण यादव ने भी कहा कि भाई बातों से बयानों से काम नहीं चलने वाला है। कैसे कांग्रेस निपटेगी? अब हम लोग मिलके बैठ के बात करेंगे, और काम चल रहा है पार्टी का काम चल रहा है। पर हम पहले जो है ना, इस पे तो हम लोग कई बार बात कर चुके हैं। हम बात कर रहे थे RSS का 100 वर्ष स्थापना दिवस मना रहे हैं। मेरा तो सवाल है मोहन भागवत जी से, RSS के उन लोगों से, आप बोलते हो हम सेवा कर रहे हैं, समाज सेवा के लिए जन सेवा में हैं हम, तो क्या आज देश में जो चुनौती है, और क्या देश की प्रदेश की जनता अगर परेशान है तो 100 वर्ष बना रहे हैं, 100 वर्ष में क्या उनके एजेंडे में है? बेरोजगारी पे क्या सरकार का कान खींच रहे हैं? आज सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, आज शिक्षा के लिए लोग परेशान हैं, आज महंगाई से लोग परेशान हैं, आज किसानों को समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है। हमारा कहने का मतलब ये है कि आज देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, हर क्षेत्र के लोग, हर सेक्टर के लोग परेशान हैं, भारत सरकार को कर्ज लेना पड़ रहा है। और ऐसी स्थिति में देश के जो हमारे जिनका बहुत प्रचार प्रसार हो रहा है कि 100 वर्ष पूरे हो गए, अब इनका क्या इतिहास है? जो पूज्य महात्मा गांधी जी को अगर किसी ने गोली मारी थी, इनसे जुड़ा हुआ संगठन था, इनके से जुड़े हुए थे। तो ऐसे लोगों से हमारा सवाल ये है कि क्या इन विषयों पे चर्चा करेंगे? आज अगर देश की जनता परेशान है तो क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? कैसे सेवक हैं, कैसे जनता के हितैषी है? तो हमारी उनसे ये मांग है कि आप सरकार की खिंचाई करिए, जिन विफलताएं हैं सरकार की, आपकी सरकार है और दोनों एक हो, तो जब दोनों एक है, एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं, तो थोड़ा इस पे भी सवाल उठाइए। बिल्कुल। एक चीज़ है कि विंध्य, यदि मध्य प्रदेश में जीत करनी है कांग्रेस को, विंध्य की एक बड़ी भूमिका होती है। क्या तैयारी है विंध्य की? क्योंकि इस बार सबसे ज़्यादा नुकसान ये कांग्रेस को हुआ था, विंध्य रीजन से भी हुआ था। लगता है आपकी अपनी तैयारी, क्योंकि आप लगातार 2 बार विधायक रहे, फिर आपको एक मौका लोकसभा का भी मिला, लगता है कि इस बार आपकी तैयारी कैसी रहेगी? क्या आपको देखा जाए मुख्यमंत्री के तौर पे, चूंकि ओबीसी चेहरा भी हो सकते हैं? नहीं, हम किसी भी दौड़ में नहीं हैं, और ये मुख्यमंत्री का विषय नहीं है। सबसे पहले अभी विषय है कि हम प्रदेश की जनता जिन विषयों को लेके परेशान है, उन मूलभूत सुविधाओं को चिन्हित करें
और हम सड़क पर उतरें, हम उनके हित की लड़ाई लड़ें। जब सरकार बनेगी तो ये फिर जिम्मेदारी विधायक दल की है और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व की है कि किसको कौन सी जिम्मेदारी देनी है। अभी ये बिल्कुल नहीं है कि कोई मंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा, इसकी कोई लड़ाई नहीं है। अभी हम सबका एक ही उद्देश्य है कि हम भारतीय जनता पार्टी का जो इतने वर्षों का कुशासन है, कुप्रबंधन है, हर वर्ग परेशान है, अधिकारी कर्मचारी से लेके हर जगह, आप छोटे से छोटे ऑफिस में चले जाइए, लूट मची है। और लूटने की वजह यही है कि सब जगह जो है ना, लेकिन दुकान खुली हुई है। लेकिन कई बार क्या होता है, चाहे जीतू पटवारी हों या कई बार इस तरह के बयानबाजी जाती है, कांग्रेस को बड़ा नुकसान हो जाता है। महिलाओं को लेकर कोई बयान, आपको लगता है कि इस तरह की हिदायत देने की ज़रूरत है कि इस समय फूक फूक के कदम रखने की ज़रूरत है? देखिए, जब भी हम कोई बात करते हैं सार्वजनिक जीवन में, हम सार्वजनिक जीवन के लोग हैं, तो हमें बात करते समय इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि क्या बात हमारी बोलने से उसका क्या विषय बनेगा, उसका क्या पॉजिटिव होगा, क्या निगेटिव होगा। तो हम लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो हमारा विषय हो या अन्य किसी का विषय हो। हमें बातचीत करते समय इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारी कही गई किसी भी बात से पार्टी को, समाज को आहत नहीं होना चाहिए। और हम सब मिलकर, हम सबका एक ही उद्देश्य है कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार कितनी बनाए सीटें और आने की देश उम्मीद? में क्या कांग्रेस सीटें की आपको लग सरकार रहा है बने। कि अभी कहना जल्दबाजी होगी। अभी हम लोगों को बहुत काम करने की आवश्यकता है। एक साल पहले बताएंगे, चुनाव के एक साल पहले बताएंगे। अभी हम लोगों को बहुत काम करने की आवश्यकता है और उस दिशा में हम सारे लोग मिलकर काम भी कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल, आपके अजय सिंह भी वहाँ से इस बार भी वो जीत के आए हैं, किस तरह से आपको लगता है दोनों यदि नेता मिलके वहाँ पे करें तो विंध्य की वहाँ पे किस तरह का परिवर्तन कर सकते हैं? सिर्फ विंध्य में नहीं, पूरे प्रदेश में मिलके हम सारे लोग लड़ेंगे और हम सारे लोग मिलकर कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। और कांग्रेस की सरकार इसलिए नहीं बनाएंगे, हमको कोई लाभ नहीं चाहिए। हमें जो प्रदेश की जनता की परेशानी है, जिस पे सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यहाँ बैठे हुए उनके जो नुमाइंदे हैं, जिस तरह का काम कर रहे हैं, जिस तरह का सरकारी धन का दुरुपयोग कर रहे हैं, जिस तरह से बंदर बांट कर रहे हैं, उस पर रोक लगानी है और प्रदेश के हर वर्ग को उनका हिस्सा मिले, उनको न्याय मिले। जो टैक्स का पैसा है, जो पैसा आता है, उसका सही सदुपयोग हो। इसलिए हम लोगों को ये लड़ाई मिलकर लड़नी पड़ेगी, देश हित में, देश का संविधान बचाने के लिए और आम जनता को न्याय दिलाने के लिए। बिल्कुल, ये थे कमलेश्वर पटेल, जिन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ सभी सवालों के जवाब दिए और बताया कि किस तरह से 2028 का रोड मैप का कांग्रेस का रहेगा और किस तरह से जीत हो सकती है और कितनी सीटें मिलेंगी। ज़रूर उन्होंने कहा है कि एक साल पहले बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, नमस्कार।